सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम देखेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है मराठी और उसका चैप्टर 3 शॉल। इसके लेखक है राघव जाधव। उनका जन्म 1932 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2016 में हुई। अब ये चैप्टर किस विषय पर है? शाली भोवती असलेला लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाला आहे। यानी शाली भोवती यानी शाल से रिलेटेड लेखक का जो आठवणी यानी जो यादें हैं वो इस चैप्टर में बताई गई है। शाल ही प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, एक निशानी जैसा है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। यानी शालीमुळे यानी जो हम शाल ओढ़ते हैं ना, उसके द्वारा शालीनता यानी सिंप्लिसिटी या फिर नम्रता जो बता रहे कि जो शाल से जो नम्रता आती है उसको एक अलग नज़रिए से इस चैप्टर में देखा गया है। पाठातील उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। अभी इस पाठ के अंदर उदाहरण बोलेगा तो काइंडनेस। इस पाठ में बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं जो हम मनुष्य को संवेदनशील यानी एकदम सेंसिटिव कर सकते हैं। वस्तूच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते कि जो वस्तु से रिलेटेड जो भी हमारी यादें हैं उनका जो मोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूची निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। कोई भी निर्जीव बोलेगा तो नो लिविंग थिंग, जो हमारी जो वस्तु है उसके निगडित यानी रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी जो भावना होती है इंसानों की, उससे जो जुड़ी होती है वो हम इंसान उसको संभाल के रखते हैं। तरल ठेवतात बोले तो हमारे अंदर वो रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपके दादाजी ने आपको बचपन में आपको कोई तोहफ़ा दिया आपके किसी काम के लिए, तो जब आप उस तोहफे को देखेंगे, आप उसको संभाल के रखा है और आप उस तोहफे के देखेंगे तो आपको वो दिन और आपके दादाजी आपको याद आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ निर्जीव चीज़ों से भी हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। वस्तूची निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग याचे मानवी संदर्भ सर्वात महत्त्वाचे ठरतात। यानी वस्तु से रिलेटेड कोई भी यादें हो या कोई भी घटना प्रसंग यानी घटना हो तो वो जो घटना होती है वो इंसान के संदर्भ यानी रेफरेंस में वो हर चीज़ से ऊपर होती है, उसका बहुत ही महत्व होता है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेले होतो। अभी ये जो लेखक है राघव जाधव, वो एक बड़े लेखक पु ल देशपांडे, ये भी बहुत बड़े लेखक है, महाराष्ट्र के जो कवि है और बहुत बड़े लेखक भी है। तो ये जो हमारे लेखक है वो उनके यहाँ पर काही एक निमित्ताने यानी किसी कारणवश वो उनके घर पर गए थे। काम झाल्यावर मी निघायच्या बेतात होतो। वो काम होने के बाद वो निकलने ही वाले थे। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। तो ये सुनीताबाई ये पु ल देशपांडे की पत्नी है। उन्होंने लेखक से पूछा, उनको रुकाया और उनसे पूछा तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? आपको शाल दिया तो चलेगा क्या? ऐसा उसकी पत्नी ने पूछा लेखक को। तो मी एका पायावर हो म्हटलं, यानी एका पायावर बोले तो
उन्होंने कुछ सोचा नहीं, फटाक से हाँ बोल दिया। इसका क्या मतलब, क्योंकि जो शाल देना, किसी बड़े आदमी के पास से शाल मिलना, ये बहुत सम्मान की बात है। तो जब लेखक को और उनकी पत्नी ने जब लेखक को पूछा कि आपको शॉल दिया तो चलेगा क्या, तो ये जो लेखक है राघव जाधव, उन्होंने फटाक से हाँ बोल दिया। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। अभी इतने बड़े लेखक और उनकी वाइफ लेखक को शॉल दे रही है, तो ये उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली कधीच नहीं। अभी उनको ये शॉल सम्मान के रूप में मिली थी, तो ये जो लेखक है राघव जाधव, उन्होंने वो शॉल को संभाल के अपने खोली यानी अपने कमरे के सूटकेस में अच्छे से उसको रख दिया, कभी उसको वापरा नहीं। अभी हमें भी कोई चीज़ मिलती है, किसी अच्छी चीज़ हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, उसको कुछ दिन तक वापरते नहीं। तो वैसे ही उन्होंने उनको सम्मान में मिली, इसलिए उन्होंने कभी वापरा नहीं, उसको संभाल के सूटकेस में रख दिया। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेले होते। अभी ये जो लेखक है वो वाई एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, वो विश्वकोशाचा यानी इंसाइक्लोपीडिया, उनके अध्यक्ष के रूप में वो वाई गए हुए थे। तिथे नदी काठ्याच्या प्राकशालेच्या खोलीत मी राहत होते। तो वहाँ पर जो नदी काठीच्या यानी नदी के किनारे एक स्कूल है प्राग, उसके कमरे में, स्कूल में जो कमरे होते हैं उसके अंदर वो रह रहे थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोल्या प्रवाहावर होत्या। तो जो लेखक जिस कमरे में थे उसके दक्षिण यानी साउथ साइड में जो खिड़की थी, उसके बाहर कृष्णा नदी का चिंचोलिया यानी नैरो यानी पतला सा प्रवाह बहता था, दिखता था बहते हुए। तो वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ, थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाट्याच्या छोट्या तटावर, तिथे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ाच्या उद्योगात होती। अभी ठंडी का दिन था, तो वहाँ पे एक औरत, वो खिड़की के जो लेखक की जो खिड़की थी, उनके घाट यानी जो खाड़ी होती ना, वो नीचे लेखक के खिड़की के यहाँ पे नीचे वहाँ पर एक टोकरी में अपने बच्चे को, टोपली यानी एक टोकरी में अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को रख के खुद मासे यानी मछली पकड़ने चली गई थी। ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन वहाँ पे पकड़ रही थी। तिचे बाल कड़ाके ठंडी ने कुड़कुड़त होते। अभी ठंडी का सीज़न था, तो जो उसका जो बच्चा था वो कड़क ठंडी में कुड़कुड़त यानी बहुत काँप रहा था, और काँपते हुए वो रो रहा था। पण आई तिकडे बघत ही नव्हती। लेकिन उसकी जो माँ थी, जो मच्छी पकड़ रही थी, वो बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। मला मात्र राहवले नहीं, और जो लेखक थे उन्होंने खिड़की में से देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली। अभी ये पुलकित शाल, अभी उन्होंने शाल का नाम पुलकित क्यों लिखा है, क्योंकि ये पुल देशपांडे ने दिया है ना, तो उसी का पुल, तो उन्होंने वो पुलकित शाल बाहर निकाली। 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। फिर उन्होंने 50 रुपये का नोट निकाला और उस औरत को बुलाया, हाक मारली यानी बुलाया। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले और खिड़की से सब नीचे दे दिया आणि म्हटले, और क्या बोला, त्या बाळाला आधी सालीत गोंदाळ आणि मग मासे मारत बैस। यानी अभी वो बोल रहे हैं कि पहले ये बच्चे को
अभी शॉल से कवर कर ले, बाद में मच्छी मारने को बैठ. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. और ये कहने का मतलब है कि जो इस घटने से जो गर्माहट, जो अच्छापन उनको लगा, वो जब उनको ये शॉल मिली थी उससे ज़्यादा ये उनको अच्छा लगा. यानी उनको ऐसा लगा कि शॉल का अभी जाकर सही. अभी नेक्स्ट कविवरे नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलनात गाजवत. अभी ये एक दूसरे कवि है, उनका नाम है कविवर नारायण सुर्वे. ये भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि है. ये बहुत सारे सभा और सम्मेलनों में कविता करते हैं. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले और आगे चलकर वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन गए. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. तो इसके कारण क्या हुआ कि उनके जो कार्यक्रम होते थे तो वो कार्यक्रम अहोरात्र यानी दिन रात वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सम्मानाची शाळ व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. तो वो जितने भी कार्यक्रम अटेंड करते थे तो उनको सम्मान के रूप में शॉल और श्रीफल यानी नारियल उनको मिलता ही था. तो शॉल जो हम रिस्पेक्ट के लिए उड़ाते हैं वो. एकदा ते मला म्हणाले. अभी उन्होंने लेखक को क्या कहा, या साड़ी घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागला है. अब वो क्या बोल रहे हैं, उनको हर कार्यक्रम में शाल मिलता है तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये शाल लेते लेते मैं शालीन बन गया हूँ. अभी शाल और ये शालीन दोनों अलग अलग वर्ड है. शाल का मतलब है जो हम लोग ओढ़ते हैं जब हमें ठंडी लगती है वो, या फिर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम किसी को शॉल उड़ाते हैं. लेकिन शालीन इंसान के अंदर ही होता है. ये हमारी सिंपलिसिटी, हमारी नम्रता होती है, समझे, वो अच्छे गुण होते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को शाल मिलते मिलते मैं एक डिसेंट आदमी बन गया हूँ, ऐसे वो बोल रहे हैं लेखक को. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्यात नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. अभी उन्होंने ये जो वर्ड बोला, या साड़ी घेऊन घेऊन मी शालीन बनू लागला है, तो इसके पीछे उन्होंने जो व्यंग्य किया था ना, वो सिर्फ लेखक को ही नहीं, वहाँ पे किसी को भी समझ में आता कि इसके पीछे बोलने का कुछ अलग ही अर्थ है. यानी वो व्यंग करते हुए बोल रहे हैं. अभी लेखक अपने मन में सोच रहे हैं शाल व शालीनता यांचा संबंध क्या है. अभी शाल और शालीनता का क्या संबंध है. खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाश शोभते. अभी वो कह रहे हैं कि सच कहे तो जो सच्ची नम्रता है वो शाल के बिना ही नजर आती है. जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको नहीं, अगर व्यक्ति को अच्छा रखना है तो उसको शाल देना ज़रूरी है क्या? नहीं, वो शाल के बिना भी अच्छा ही रहेगा, समझे ना. सुर्वे मूलतः शालीन. अभी ये जो कवि थे नारायण सुर्वे, वो मूलतः यानी वो पहले से ही शालीन थे, यानी वो पहले से ही नम्र व्यक्ति थे. शालीच्या वर्षावाखाली त्याची शालीनता कधी हरवली नाही, कधीही क्षीण झाली नाही. वो क्या है, जो ये कवि थे, कवि सुर्वे, वो पहले से ही शालीन थे. और जब उनको हर वर्ष हर कार्यक्रम में शॉल मिलती थी तो भी उनकी जो शालीनता थी, यानी उनकी जो डिसेंटपना था, जो उनका नम्रता थी, वो कभी भी गुम नहीं हुई, कभी भी क्षीण यानी कम नहीं हुई. यानी वो पहले से ही शालीन है. लेकिन वो क्या कह रहा है, या शाली घेऊन घेऊन मी शालीन बनू लगला है, समझे. वो इसलिए इसके पीछे एक हिडन मीनिंग है. और तो जो लेखक है जब ये सुनते हैं कि या शाली घेऊन घेऊन मी शाली बनू लगला है,
तो उस पर लेखक क्या कहते हैं, अभी बोलते हैं, देखो, मी कवी वयाना म्हटले। अभी जब उन्होंने ये वर्ड बोला कि शाली घेऊन घेऊन मी शालीन बनू लागला है, तो उस पर लेखक बोल रहे हैं, शाली मुले शांता येत असेल तर मी कर्ज बाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचेच नेऊन देईन। अभी वो क्या कह रहे हैं कि ये लेखक ने कहा, नारायण सुर्वे ने, कि साल लेते लेते मैं शालीन बन गया हूँ। तो हमारे लेखक राघव जादव क्या कह रहे हैं कि अगर शाल देने से अगर एक व्यक्ति शालीन हो जाता तो मैं कर्जा लेता, कर्ज बाजारी हो, यानी मैं कर्जा लेता, भीख मांगता, भिकेला लागे ना, भीख मांगता, और ये जो लोन लेके और भीख मांग के जो पैसे मिलते उससे वो बहुत सारे सैकड़ों शाल खरीदते और दुनिया में जितने लोग हैं वो सबको एक एक शॉल देता ताकि सब लोग शालीन हो जाए। समझे ना? तो यावर तो अभी इसकी बात सुनकर ये जो कवि नारायण सुर्वे है वो हंसने लग जाते हैं। समझे ना इसका मतलब? अभी इनका कहना था कि शाल लेते लेते मैं शालीन बन गया हूँ, तो हमारे लेखक बोल रहे हैं अगर शाल लेते लेते ही लोग अगर शालीन बनते हैं तो मैं कर्ज लेके भीख मांग के पैसे जमा करता हूँ और सबको एक एक शाल दे देता हूँ ताकि सारी दुनिया शालीन बन जाए। ठीक है? अभी शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जात असेच आहे। अभी ये हमारे जो लेखक है राघव जादव पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है कि शालीमुळे शालीनता जाती का है। अभी ज़्यादा शॉल मिलने से शालीनता जाती है कि नहीं, पूछ रहे, जाती है या नहीं जाती है। तो वो बोल रहे हैं अगर ऐसा प्रश्न है तो मेरा उत्तर है कि जाती है। समझे? वो क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान मिलता है तो क्या होता है, वो घमंडी होने लग जाता है। तो वही बात वो बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो जिसको जितना ज़्यादा शॉल, जितना ज़्यादा सम्मान मिलता है वो व्यक्ति धीरे धीरे उतना एक घमंडी हो जाता है। सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। अभी ये बहुत गहरी बात बोल रहे हैं कि जो सम्मान के लिए जो हम शाल देते हैं, शाल जो देते हैं एक शालीन व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो पहले से शालीन है। अभी हमारे जग में, हमारी दुनिया में बहुत सारे शालीन व्यक्ति है। अगर हम उनको शाल देते रहेंगे ना तो ये जो जग है ना वो क्या हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर सम्मान के रूप में हम किसी को शॉल देते हैं तो वो हम एक ऐसा दुनिया गवा बैठेंगे जो एक शालीन है, यानी बहुत अच्छी जो दुनिया है वो खराब हो जाएगी, यानी हम लोग उसको खो देंगे। और यहाँ लिखा है बसना धोखा मोटा है, और ये बहुत ही ख़राब बात होगी। तो उनके कहने का मतलब है कि शाल पाने से इंसान घमंडी हो जाता है। तो अगर सब दुनिया में सबको सम्मान की शाल मिलने लगी तो फिर हम ये जो अच्छी दुनिया है तो लोग घमंडी हो जाएंगे, तो ये दुनिया हम गवा बैठेंगे और ये बहुत ही बड़ा ही धोखाच, यानी बहुत ही ख़राब बात होगी। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो। अभी यहाँ लेखक एक मराठी साहित्य यानी मराठी जो लिटरेचर है उसके वो अध्यक्ष बन गए। बिनविरोध यानी सबकी मंजूरी थी उन पर, उनका किसी ने विरोध नहीं किया और वो एक अध्यक्ष बन गए 2004 में। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर सालीचा वर्षाव झाला, और जब वो अध्यक्ष बने थे तभी 1-2 वर्ष के बाद उनके ऊपर भी शॉल का बारिश हुआ, यानी उनको भी शॉल मिलने लगे बहुत सारे। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते, और लेखक के पास इतना सारा शॉल जमा हो गया कि उनका जो
8x6 का जो उनका कमरा था, खोली यानी जो कमरा था, वहाँ पे रखना संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मग मी सगळ्या सालीचे गोथोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। तो उन्होंने क्या किया, वो जो साल था उसका पूरा बंडल बनाया और अपने जो बाजू में जो दोस्त थे पड़ोस में, उनके यहाँ पे उन्होंने वो शॉल दे दिया। त्या साडी वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले और उस मित्र को बोला कि तुझको ये शॉल का जो करना है वो कर, किसी को देना है नहीं देना है, जैसा वापरना है वैसे वापर। ऐसा सर्वाधिकार यानी उसको सब अधिकार उसने दिया शॉल के ऊपर। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते संभाळले। अभी वो बेचारा को उसको सब अधिकार दिया था, लेकिन उसने वो शाल को संभाल के रखा, उसका ज़्यादा उसने उपयोग नहीं किया। वो एकदम इसीलिए बोला है बेचारा अति प्रामाणिक। उसने अपने छोटे से जो कमरे थे उसके अंदर उस शॉल को संभाल के रखा। फिर लेखक ने क्या किया, हळूहळू मी सगळ्या साडी वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। तो फिर धीरे धीरे जब उनके शॉल ज़्यादा जमा हो गया था तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वो शॉल को बांटना शुरू कर दिया। किसको, गरीब को, जो श्रमिक होते, जो मजदूर होते, उनको उन्होंने वो शॉल बांटना शुरू कर दिया। या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओकारेश्वर मंदिरच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। अभी वो टाइम पर ही शनिवार पेठ, ये एक जगह का नाम है, वहाँ पर ओकारेश्वर का एक मंदिर है, उसके पुल पर बहुधा का मतलब है कि अक्सर ये लेखक रोज़ शाम को वहाँ पर टहलने के लिए जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे। वहाँ पर जो कट्टा था, जो बैठने का जगह थी, वहाँ पर उन्हें वहाँ बैठना बहुत पसंद था। एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ कि कड़क ठंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, बहुत कड़क ठंडी पड़ रही थी, तो वहाँ पर एक म्हातारा एक बूढ़ा आदमी, अशक्त भिक्षेतरी, अशक्त यानी कमजोर, भिक्षेतरी यानी भिखारी, कट्ट्याला लागून चिरकुटे पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। तो वहाँ पर एक अशक्त यानी बहुत कमज़ोर भिखारी, वो कट्टिया को जो जिस पे बैठते हैं उस पे से लग कर ही चिरगुटे टाकून, चिरगुटे जो कपड़े, जो कटे फटे कपड़े होते, चिंदी, वो ज़मीन पर डाल के और पांघरून यानी और उसको ओढ़ कर भी, वो ठंडी का सीज़न था, कुड़कुड़त यानी कांपते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसा लेखक ने वहाँ पर देखा। तो लेखक को बहुत दया आ गई। अब देखो क्या होता है। दुसऱ्या दिवशी मी 2 साली घेऊन ओकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे काँप रहा है एकदम सॉरी, तो दूसरे दिन जो लेखक थे उनके पास तो बहुत सारी शाल थी, तो उसमें से 2 शाल निकाल के वो वहाँ पर वापस आए। तो म्हातारा होता, तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी था भी। त्याला दोन्ही शाली दिल्या और वो दोनों जो शाल वो लाए थे लेखक, उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। त्याने थरथ्या हाताने मला नमस्कार केला। अभी वो आदमी बूढ़ा था और वीक भी था, तो उसने कांपते हुए हाथों से लेखक को नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नहीं। अभी ये लेखक रोज़ शाम को जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि 4-5 दिन कुछ काम उनको आ गया था, इसी वजह से वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे। मतलब संध्याकाळी रोज़ जाते थे ना, तो अभी 4-5 दिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें कुछ काम था। उशंत यानी उनको समय नहीं मिल रहा था। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो और उसके बाद 4-5 दिन के बाद जब उनका काम पूरा हो गया
तो वापस जो रोज़ आना जाना वो उस कट्यावर के यहाँ कट्यावर यानी रोज करने लगे. मग एकदम त्या भिक्षितरी विद्याची आठवण आली. तो अचानक ही वो लेखक को उस भिखारी की याद आ गई. आठवण यानी याद आ गई. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच और वो जहाँ पर रहता था वो कट्यावर के वो क्या बोलते हैं वो कट्यावर के बाजू में रहता था मतलब वहाँ पे वो चिरकुटे डाल के बैठता था ना, तो वो वहाँ पे था ही नाही. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. अभी वो भिखारी वहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो लेखक सोचे कि थोड़ा मैं ये जो पुल है उस पर थोड़ा चक्कर मारता हूँ. तो इसलिए वो थोड़ा उठे और उस पुल के ऊपर चलने लगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षितरी म्हातारा दिसला. अभी जब वो चक्कर मारे थे पुल पे, तो पुल के पास में ही एकदम बीचों बीच में वो जो बूढ़ा भिखारी था वो लेखक को दिख गया. मी लगबगीने यानी म्हणजे फटाक से यानी जल्दी जल्दी त्याच्याकडे गेलो. वो उस भिखारी के पास गए. पाहतो तो क्या, देखा तो क्या, ती चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेज कुड़कुड़े, तेज दिनवाड़े जीण. अरे अभी लेखक ने उसको शॉल दिया था, लेकिन लेखक क्या देख रहे हैं कि शॉल उसके पास नहीं है. वही पहले की तरह जो चिरकुटे उन्होंने उस भिखारी ने नीचे बिछाया था और उसको अपने अंगा पर अपने शरीर पे भी डाला था और वैसे ही वो काँप रहा था. वैसे ही दिनवाड़े जीने यानी वैसे ही गरीबी की तरह वो जिंदा था, मतलब जी रहा था. मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले. अभी लेखक पूछ रहे हैं उस भिखारी से कि बाबा आपने मुझे पहचाना. त्याने नकारती मान हलवली. तो उस भिखारी ने नहीं ऐसे किया उसने. तो मग मीच म्हटले. अभी लेखक फिर बोल रहे हैं उसे, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होता, आठवते. अभी लेखक बोल रहे हैं कि 4-5 दिन पहले मैंने आपको 2 शाल दिया था, आपको याद है. यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून बढ़ाला. अभी जो बूढ़ा आदमी था जब उसने सुना कि ये वही लेखक है, वही आदमी है जिसने उसको 4-5 दिन पहले शॉल दिया था, तो उसे याद आया होगा. तो इसमें वही लिखा है कि ये सुनते ही वो क्या हुआ, खुल्ला यानी थोड़ा खुश हो गया और हाथ जोड़ के बोला. क्या बोला, हे भल्या माणसा तू लई मोठा. वो बोल रहा है कि ये भले आदमी तू बहुत बड़ा आदमी है. 82 साल दिला, मुझे शाल दिया तूने. 82 यानी मुझे, उसकी भाषा है. तो बोल रहा है कि ये भले मानुस कि तू बहुत बड़ा है, तूने मुझे शॉल दिया, पण बाबा म्या भिखारीला साडी कसा सोबती. तो वो बोल रहा है कि वो भिखारी बोल रहा है कि बाबा म्या भिखारीला साडी मतलब मुझ भिखारी पर वो शॉल कैसे शोभा देगी. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. अभी उस शोभे से ज़्यादा जो पेट की जो आग है वो बहुत बड़ी होती है. अभी शॉल पहनना और पेट में भूख लगी है, तो वही बोल रहा है कि शॉल से ज़्यादा मुझे पेट की आग ज़्यादा भारी है. मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतल बाबा. अभी बोल रहे कि मैंने जो शाली ऐकल्या यानी सेल कर दिया है यानी बेच दिया. 2-3 और उसको बेचने के बाद उसे 2-3 दिन का पेट भर उसको खाना उसने खरीदा और खाया उसने. आमच है असल विकट जीवन. ऐसा ही हमारा टफ जीवन है, जो हम कठिन जीवन है जो हम जीते हैं. तुझे लई उपकार आहेत बाबा, और इसके लिए आपका बहुत ही उपकार है. ऐसे वो भिखारी लेखक को बोल रहे हैं. शालीची शोभा आणि
ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. अभी यहाँ कंपैरिजन किया है. शालीची शोभा यानी जो हम लोग रिस्पेक्ट में किसी को सम्मान करने के लिए शॉल उड़ाते हैं वो, और ऊब यानी उसकी गर्माहट. इसकी तुलना पोटाची आग यानी पेट में जो भूख लगी है वो, और अन्नाची ऊब और अन्न खाने के बाद जो खुशी मिलती है उससे इन दोनों को कंपैरिजन किया है. अभी लेखक क्या बोल रहे हैं? भूखल्यास अन्न द्यावे, तहानल्यास पानी द्यावे. अभी जो भूखा है अभी उनको इस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि जो भूखे हैं उनको अन्न देना चाहिए और जो प्यासे हैं उन्हें पाणी देना चाहिए. आणि हेही जमले नाही, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाल तरी द्याव्या. अगर आप हमको भूखे को अन्न देना है, प्यासे को पानी देना है, अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है करने के लिए, तो कम से कम अभाग्यान यानी जो अनलकी पर्सन है, जो गरीब है, जो उनको हम सम्मान की शॉल देना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि हम गरीबों को कम से कम शॉल तो दे ही सकते हैं. समझ में आया? आपको ये लेसन कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको कोई वर्ड वगैरह कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.